हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो अच्छे होगे। अब नेक्स्ट वीडियो है हमारा अमेंडमेंट क्लास पे ही ऑन टीडीएस। जो अमेंडमेंट्स आई हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के चैप्टर में टीडीएस। इससे पहले हमारा लास्ट पॉइंट रह गया था टीसीएस में। अगर आप नोट्स पे आओगे पेज नंबर 8, तो हमने ये मीनिंग ऑफ बायर एंड सेलर जो सेकंड बुलेट है ये डिस्कस तो कर लिया था, बट पढ़ना रह गया था, तो पढ़ लेते हैं। 206C1G कौन सा था? वो LRS स्कीम वाला और ओवरसीज 2 पैकेज वाला। उसमें सेलर कौन होता है? एनी पर्सन, चाहे ऑथराइज डीलर हो चाहे सेलर हो, एनी पर्सन जो LRS स्कीम में पैसा बाहर भेज रहा है उसको, या जो ओवरसीज 2 पैकेज प्रोग्राम बेच रहा है उसको TCS कलेक्ट करना है, एनी पर्सन। बट बायर कौन है? हमने कहा था एनी पर्सन, 4 एक्सेप्शन दी हुई थी। कौन कौन सी? गवर्नमेंट और एम्बेसी, हाई कमीशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, लेगेशन एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट। तीसरा, लोकल अथॉरिटी रेफर टू सेक्शन 1020। चौथा, एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी। 1H वो 50 लाख से ऊपर आपको जो रिसीट्स मिली है फॉर सेल्स ऑफ गुड्स उसका। उसमें सेलर कौन था? हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सेलर मीन्स अ पर्सन हुज ग्रॉस रिसीप्ट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम exceeds ₹10 crore in the year immediately preceding the year in which sales is made, not being a person notified by central government। मतलब जिसकी पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है, 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है, तो वो सेलर होगा। बायर कौन होगा? वो 4 एक्सेप्शन तो हैं, प्लस एक एक्सेप्शन कौन सी थी? अगर आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो तो। कैसे लिखा है इसमें? बायर मीन्स एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन इम्पोर्टिंग गुड्स इनटू इंडिया, एंड वो देखो फिर कॉमन चीज़ें हैं BCD, द गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, कमीशन, लीगेशन, काउंसिल एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट, लोकल अथॉरिटी रेफर टू सेक्शन 1020 एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, पुराना था, कर चुके थे हम। अब एक छोटी सी अमेंडमेंट और है TCS में जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गया था। वो क्या है? वो है जो 201 का प्रोवाइजो है ना TDS वाले में। क्या कहता है वो? कि अगर आपने TDS नहीं काटा तो असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, अगर उस वाले बंदे ने टैक्स जमा करवा दिया है तो वो सब चीज़ें है ना। तो वही सिमिलर प्रोविज़न TCS में भी है। क्या कहते हैं कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, कलेक्टर ने जिसकी ड्यूटी थी, तो उसको असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे? अगर बायर ने अपनी रिटर्न भरी है। किस सेक्शन में? सेक्शन 139 में। 139 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 139 लिखा हुआ है। मतलब चाहे आपने विद इन ड्यू डेट भरी है या बिलेटेड रिटर्न भरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बायर ने उसने अपनी इनकम में वो इनकम जोड़ ली है, उस पर टैक्स पे कर दिया है और CA का सर्टिफिकेट दे देता है, तो सेलर को असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे इवन इफ उसने टैक्स कलेक्ट नहीं किया। बट ये जो प्रोविज़न है ना, ये जो बेनिफिट है कि सेलर ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया जब भी उसको असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानेंगे अगर बायर ये 4 काम कर देता है। अपने रिटर्न भर देता है 139 में, इनकम ले लेता है, उस पर टैक्स पे कर देता है और CA सर्टिफिकेट दे देता है। मतलब इन नटशल अगर बायर प्रूव कर देता है कि मैंने टैक्स पे कर दिया तो सेलर को असेसिंग डिफॉल्ट नहीं मानते। बट ये जो प्रोविज़न है, जो बेनिफिट है, ये सिर्फ दिया गया 1 और 1C के लिए। मतलब 206C1 और 1C। 1 में कौन से हैं? वो जो स्पेसिफाइड गुड्स हैं, अल्कोहल, लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, स्क्रैप वगैरह। और 1C कौन सा है? लीज वाला है ना, अपना पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइनर क्वेरी की लीज का। तो सिर्फ इन 2 सेक्शन के लिए बेनिफिट दिया गया है। मतलब अगर आपने टैक्स कलेक्ट नहीं किया अंडर सब सेक्शन 1F, 1G और 1H, और अगर बायर ने टैक्स पे कर दिया है, तब भी आपको असेसिंग डिफॉल्ट माना जा सकता है। थोड़ा सा लॉजिकल है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है हिंदुस्तान कोका-कोला में कि देयर कैन नॉट बी डबल कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेम टैक्स 2 जनों से कलेक्ट नहीं हो सकता। उसी के तहत ये सारी अमेंडमेंट्स आई थी। बट इन्होंने अभी रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 और 1C के लिए। तो आपके एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि असेसिंग डिफॉल्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, तो अगर 1 और 1C का क्वेश्चन है तो नहीं मानेंगे अगर बायर ने टैक्स पे कर दिया है, वही सब कुछ 4 कंडीशन फुलफिल करता है वो। लेकिन अगर 1F, 1G, 1H का क्वेश्चन है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर अपना सेलर ने टैक्स कलेक्ट नहीं किया
तो ही विल बी डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है जी। देखिए लास्ट बुलेट जो है वो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन सिमिलर टू प्रोवाइजो टू सेक्शन 201 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सबसेक्शन 1 एंड 1C। ठीक है जी। चलो अब हम कर रहे हैं टीडीएस। टीडीएस में कुछ छोटे छोटे सेक्शन में थोड़े छोटे चेंजेस हैं, वो करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है ना, अपना छोटे छोटे चेंजेस हैं। जो मेन टीडीएस का पार्ट था हमारा सेक्शन 194O, वो हम ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में कर चुके हैं। तो सबसे पहले अमेंडमेंट है जो हम बार बार डिस्कस भी करते जा रहे हैं कि कोविड पीरियड के टाइम उन्होंने टीडीएस के और टीसीएस के रेट्स में रिलैक्सेशन किया, गवर्नमेंट में 25% का बेनिफिट दिया। ये हमने कई बार डिस्कस किया। कोविड पीरियड कौन सा होता है, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक। अगर इसके बीच में आपने टीडीएस काटना है तो जो भी टीडीएस का रेट है, नॉर्मल रेट है, आप उसका 75% कर दोगे। मतलब अगर रेट है 1% तो टीडीएस काटोगे 0.75% पे, अगर रेट है 10% तो टीडीएस काटोगे 7.5% पे, दिस वे, राइट। अगर टीडीएस का रेट है 2% तो टीडीएस कितने पे कटेगा, 1.5% पे, राइट। जैसे कब, अगर टीडीएस काटना है आपने ड्यूरिंग द पीरियड 14 मई से 31 मार्च 2021 के बीच में। ये इसलिए किया गया था जिससे लोगों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा रह पाए। कोविड पीरियड था, मनी क्रंच था, इकोनॉमी डाउन हो रही थी, लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली भी, तो क्योंकि काम धंधे सब बंद हो गए थे लॉकडाउन के चक्कर में, तो उन्होंने ये बेनिफिट दिया था। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है, 14 मई से लेके 31 मार्च 2021 तक। 14 तो वैसे ही आपको डेट है, फेवरेट डेट है आपकी, दो डेट याद रहती हैं आपको, एक 14 और एक आपका बर्थडे की डेट, तो ये डेट तो आपको याद रहेगी। तो 14 मई से लेके 31 मार्च तक। ठीक है जी। बट ये रिलैक्सेशन कुछ सेक्शंस में नहीं दी गई। किस में नहीं दी गई, नॉट अलाउड। पहला तो अगर आप किसी एनआर का टीडीएस काट रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, मतलब किसी एनआर का, एक्सेप्ट इस सेक्शन में। किस सेक्शन में, एक्सेप्ट सेक्शन 194EE एंड 194G। अगर इन दो सेक्शन में आप टीडीएस काट रहे हो एनआर का तो रिलैक्सेशन मिल जाएगी, अदरवाइज और किसी सेक्शन में आप एनआर का टीडीएस काट रहे हो तो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ये EEG जो है ये रेगुलर सेक्शन नहीं है, बहुत कम यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। EE होता है एनएससी का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से कुछ पैसा मिल रहा है आपको तो टीडीएस काटना पड़ता है 10%, है ना। 94G होता है जो कमीशन एजेंट होते हैं लॉटरी के लिए, जो लॉटरी बेचते हैं, है ना, फॉर द लॉटरी, जो जिनको कमीशन मिलता है फॉर द सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, तो उनका 5% टीडीएस कटता है 94G में। तो इन दो पेमेंट में अगर आप एनआर को पे कर रहे हो तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट अदरवाइज जनरली एनआर को आप पे करोगे तो आपको 75% का, वो जो 25% का रिलैक्सेशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस मर्जी सेक्शन में अगर एनआर और फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हो तो बेनिफिट नहीं मिलेगा इस नोटिफिकेशन का। क्या बेनिफिट है कि आपका जो रेट है वो 75% हो जाएगा, है ना। और किस सेक्शन में बेनिफिट नहीं दिया, 192 सैलरी, ऑब्वियसली स्लैब रेट से करता है, कैसे दे सकते हैं। 192A ये क्या होता है, ये होता है कि अगर आपको पीएफ का एक्यूमुलेटेड पीएफ का अमाउंट मिल रहा है विच इज़ टैक्सेबल इन योर हैंड, तो उस पर जो टीडीएस का रेट है उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 194B विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30%, ये 30% पे टैक्स होगा। 194BB विनिंग फ्रॉम रॉ सेसेस 30% पे टैक्स होगा। 194N ये जो अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हो 1 करोड़ से ऊपर या 20 लाख से ऊपर तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला, 2% 5% जो भी रेट है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में करेंगे अभी हम ऐसे, इस सेक्शन में जो भी रेट है वो आपको उस रेट पे टीडीएस डिडक्ट होगा। तो एक तो हो गया एनआर, अगर एनआर को पे कर रहे हो तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, एनआर को पे कर रहे हो तो सिर्फ 2 कंडीशन में रिलैक्सेशन मिलेगा, 194EE 194G, नॉट रेलिवेंट मच फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड, इन 4-5 सेक्शन में बेनिफिट नहीं दे रखा, कौन सा, 192A सैलरी, पीएफ,
विनिंग फ्रॉम लॉटरी 194B, 194BB, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, और लास्टली कैश विड्रॉल 194F। ये जो बेनिफिट है 75% का, ये दोनों के लिए है, TDS के लिए भी है और TCS के लिए भी है। TCS का रेट भी कम हो जाता है, बट TCS में 2 सेक्शन का रेट कम नहीं होगा। सब सेक्शन 1 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आपको याद होगा जैसे लॉकडाउन खुला था सबसे पहले इन्होंने ये लिक्कर की शॉप ही खोली थी, बिकॉज इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर रिलैक्सेशन नहीं दिया। अगर अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो उस पर जो TCS कलेक्ट होना है किस रेट पे कलेक्ट होता है, 1% पे 1% ही रहेगा, वो 0.75% नहीं होगा इवन इफ ड्यूरिंग दिस पीरियड। बाकी सब सेक्शन 1 में जो बाकी सारे गुड्स हैं, स्क्रैप है, तेंदू लीव्स है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, टिम्बर है ना, और मिनरल है, उन सबको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका 1% का रेट 1% ही रहेगा। एंड जो आज सुबह ही पढ़ा था हमने सब सेक्शन 1G, दोनों क्लॉज AB क्लॉज BB, इन दोनों को बेनिफिट नहीं दिया गया। इस पे जो 5% या 0.5% जो भी एट द केस में भी जो TCS कलेक्ट होता है इसी रेट पे कलेक्ट होगा। समझ गए? बहुत सिंपल सा है कि 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS के रेट 25% स्लैश कर दिए, मतलब 75% पे ले आए, बट कुछ सेक्शनों के नहीं लाए। अगर पेमेंट NR को कर रहे हो तो कोई स्लैशिंग नहीं होगी, ठीक है, एक्सेप्ट इन सेक्शन 194EE NSE वाला, 194G कमीशन फॉर लॉटरी टिकट्स, और 192 सैलरी अगर एक्यूमुलेटिव PF का अमाउंट मिल रहा है आपको, वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, विनिंग फ्रॉम अपना हॉर्स रेसेस है, या फिर कैश विड्रॉल है फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस, तो इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा इन 5 सेक्शन में। और लास्टली TCS में अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे 1% का 1% ही रहेगा, और सब सेक्शन 1G 206C 1G बोथ क्लॉज A क्लॉज B दोनों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 5% 0.5% वही रहेगा। बाकी हर केस में आपको 75% पे आपका TDS और TCS रेट हो जाएंगे, 25% का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा था। डेट याद रहेगी 14 मई 2020 से 31 मार्च 21। 14 तारीख तो वैसे भी आपकी फेवरेट है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, तो उससे याद रख लेना, और 31 मार्च तक पूरे साल के एंड तक, है ना। बट ये 14 फेब नहीं है, 14 मई है, ठीक है जी। चलो, सेकेंड अमेंडमेंट आई है हमारी सेक्शन 194A में। ये क्या होता है सर? ये होता है TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मतलब समझ गए ना, मतलब इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ के अलावा कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर आपका टैक्स कटता है। किस सेक्शन में? 194A। आपका सेम बैंक FD वगैरह पे जो भी बैंक TDS काटता है उसी सेक्शन में TDS काटता है। इस सेक्शन में कुछ एग्जम्पशंस दी हुई हैं। कुछ वो जो एग्जम्पशंस हैं, कुछ एग्जम्पशन जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। क्या क्या एग्जम्पशंस हैं? कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है। सेकंड, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी विच शुड नॉट बी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नहीं होना चाहिए, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक नहीं होना चाहिए। तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक अगर अपने मेंबर्स को कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस पर 194A नहीं लगता। ये एग्जिस्टिंग है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये शुरू से लो। तीसरा, 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम दिए हैं, वो आपको याद होंगे। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक। ये 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक। ये कोई भी 4 बैंक जो हैं ये किसी भी डिपॉजिट्स पे, एनी डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो इनको TDS काटने की जरूरत नहीं होती। और फोर्थ कौन सा है? कोऑपरेटिव बैंक अदर देन दिस 4,
ये जो ऊपर 4 बैंक लिखे हैं इनके अलावा अगर आप एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, मतलब एक्सेप्ट एफडी और आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट के अलावा कोई भी डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट दे रहे हो तो उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 एग्जम्पशन है सेक्शन 194 में गिवन है। पहले क्या है कि कॉर्पोरेट सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक अपने मेंबर्स को इंटरेस्ट दे रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। आगे 4 जो बैंक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, ये किसी भी डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और इनके अलावा कोई कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको सिर्फ एफडी और आरडी पे इंटरेस्ट काटने की जरूरत है, बाकी पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बेनिफिट दिया हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बेनिफिट लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लिया। मतलब अगर आप लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ये चारों चीज़ों का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि अगर पिछले साल आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स थी वो 50 करोड़ से ऊपर थी और जो आपने इंटरेस्ट दिया है वो 40,000 से ज़्यादा है या 50,000 केस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक वगैरह जो भी हैं या प्राइमरी एग्रीकल्चर जो भी आ रहे हैं सारे जिनको टीडीएस काटना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह एक्सेट्रा, इनकी जो रिसीट्स है वो मोर देन 50 करोड़ है। कब? प्रीसीडिंग ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में। और जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो एक बंदे को मोर देन 40,000 है इन अ ईयर, या फिर 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, जो मैं थ्रेशोल्ड की लिमिट भी है, याद है ना आपको। तो इसको वो 4 एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इनको टीडीएस काटना पड़ेगा। समझ गए? तो जो लार्ज कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं उनसे एग्जम्पशन वापस ले ली है, जस्ट कि इंफॉर्मेशन ट्रैक हो पाए, है ना। लोग यहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं और फिर उस पर टैक्स पे करते नहीं, टीडीएस काटते नहीं, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता। तो अगर आपकी रिसीट्स 5 करोड़ 50 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल में और आप 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर 50,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो अगर रेसिपिएंट सीनियर सिटीजन है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। और ये 4 एग्जम्पशन दी हुई थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू मेंबर्स, वो 4 बैंक जो हैं टू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट्स, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट एफडी एंड आरडी, तो वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इसको समझने का। वो 4 एग्जम्पशन याद करो, उसके बाद समझ लो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी 50 करोड़ ज़्यादा टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर में और इंटरेस्ट 40 और 50,000 से ऊपर है तो उस पर एग्जम्पशन नहीं लगेंगी, क्योंकि आप जितने में चार्ट बना लो वो आप कंफ्यूज होते रहोगे। कि एक बार लॉक समझ लोगे, ये 4 पॉइंट बस याद करने हैं, क्या कौन से जो आपको पहले से याद होने चाहिए वैसे, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं है ये। क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू मेंबर्स, वो 4 बैंक जो हैं ऑन एनी डिपॉजिट, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक और एनी डिपॉजिट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, ये 4 याद करने हैं। उसके बाद याद करना है कि अगर आपकी लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उन चारों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल प्रोविजंस लगेंगे। सही है जी। पढ़ लेते हैं 194A की अमेंडमेंट क्या कहती है। A cooperative society whose gross received exceeds ₹50 crore in the immediately preceding year shall be liable to deduct tax if the aggregated amount of interest payable in a previous year exceeds ₹40,000, 50,000 case of senior citizen। ठीक है, ये पढ़ा भी हमने। नेक्स्ट अमेंडमेंट है मेरी सेक्शन 194C, कंट्रैक्चुअल पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इन परस्यूएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 194A हो गया मेरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड अमेंडमेंट थी बस। 194C वो क्या कहता है? वो कहता है आप किसी कैरिंग आउट एनी वर्क के लिए किसी को पेमेंट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को, तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। अगर ऐसी पे इंडिविजुअल एक्चुअल है तो 1%, अदरवाइज 2%। इसमें आपको कोविड की रिलैक्सेशन भी मिलेगी, कोविड पीरियड की। ठीक है जी।
इसमें वर्क की डेफिनेशन दे रखी है, उसमें से एक क्लॉज है जो कहता है वर्क शैल इंक्लूड सप्लाइंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन और कस्टमाइजेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर फ्रॉम बाय यूजिंग मटेरियल सप्लाइड बाय सच कस्टमर। ये है, पढ़ी हुई है आपने। कह रहा है अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो, मतलब कस्टमर आपको सामान दे रहा है, उस सामान पे आप कुछ अपना वर्क कर रहे हो, अपनी स्किल लगा रहे हो, उसके बाद वापस कर देते हो, तो आपका ये वर्क माना जाएगा, इस पर TDS कटेगा 94C में। बट अगर आप कहीं और से सामान खरीद रहे हो, उसको चेंज करके बना के बेचते हो, तो वो सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उस पर TDS नहीं लगेगा। मतलब अगर आपने कपड़ा खरीदा, दर्जी को दिया, दर्जी ने सूट सिल के दे दिया आपको, तो आप दर्जी का TDS काटोगे 94C में। बट अगर आपने दर्जी को कहा तो कपड़ा ले लो, इस तरह के सूट बना के दे दे, तो उसी ने अपना कपड़ा लिया कहीं और से, उसी ने सूट बनाया आपको दिया, तो इट्स अ सेल ऑफ सूट बाय द अपना दर्जी टू यू, तो इस पर सेल कॉन्ट्रैक्ट 94C नहीं लगेगा। या बहुत डिटेल में कर चुके हो जब सेक्शन किया था। अब होता क्या है कि जब ये इसको लोग कैसे एस्केप करते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग द मटेरियल फ्रॉम कस्टमर, वो कस्टमर के रिलेटेड पार्टी से मटेरियल बाय कर लेते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर वो अपना वर्क करते हैं और माल सप्लाई कर देते हैं। दैन दे से कि हमने जो मटेरियल है वो परचेज कस्टमर से नहीं किया, देयरफॉर हम वर्क में नहीं आए, इट्स अ सेल। हम चाहे परचेज करें थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी चाहे बिल्कुल थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कस्टमर का रिलेटेड पार्टी हो, वो इस सेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि चाहे मटेरियल सप्लाई किया हो कस्टमर ने और इट्स एसोसिएट। कौन सा एसोसिएट? जो डेफिनेशन दी हुई है एज डिफाइंड इन सेक्शन 48(2). समझ गए ना? वो जो स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है 48(2) में, जिसमें बहुत लंबी चौड़ी पूरा कुंभा ही आ जाता है। तो कह रहा है चाहे मटेरियल कस्टमर ने सप्लाई किया हो या उसके किसी रिलेटेड पार्टी ने सप्लाई किया हो, एसोसिएट ने सप्लाई किया हो। कौन सा एसोसिएट? जो 48(2) में डिफाइंड है। हम ही मानेंगे वो मटेरियल कस्टमर ने सप्लाई किया है और उसके बाद कुछ आप उस पर काम करके देते हो, तो इट्स अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपको TDS लगेगा 94C में। ठीक, देखो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जॉब वर्कर्स जो होते हैं ना बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, ये जनरली टैक्स नहीं भरते अपना, तो इनको रोकने के लिए ही 94C आया था। बट नाउ अब क्या हो रहा है कि वो रिलेटेड पार्टी से ले लेते हैं तो फिर से टैक्स नहीं भरते, तो इसलिए उन्होंने इसको भी कवर अप किया। ठीक है, चलो जी एक बार पढ़ लेते हैं 194C क्या कहता है बुक में। कोई भी डाउट हो जब मर्जी मुझे आप व्हाट्सएप करो, कमेंट लिखो, व्हाट्सएप पे थोड़ा जल्दी रिप्लाई आएगा, है ना। TDS on payment to contractor, section 194C. Work shall include manufacturing or supplying a product according to the requirement or specification of a customer by using material purchased from such customer. यहाँ तक था, कोई दिक्कत नहीं। ये जो ग्रीन में है ना, ये वर्ड ऐड हुए हैं फाइनेंशियल 2020 से। क्या? बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट एज डिफाइंड सेक्शन 48(2). मटेरियल तो आपने कस्टमर से परचेज किया है या फिर उसके एसोसिएट से ही परचेज किया है, तब भी उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ही लाएंगे। ठीक है जी, ये छोटी छोटी अमेंडमेंट है ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है ना, इंपॉर्टेंट है बट अपना आप इजीली MCQ आएगा, एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे। 194J ये कहता है TDS ऑन रॉयल्टी, प्रोफेशनल सर्विस और टेक्निकल सर्विस, राइट। तो इसका रेट कितना है? 10%। इसमें 2% का भी रेट है अगर आप कॉल सेंटर के लिए पेमेंट कर रहे हो तो, राइट। अब उन्होंने क्या कहा कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस एंड रॉयल्टी
कौन सी रॉयल्टी? रॉयल्टी ओनली इन कनेक्शन विद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, इन कनेक्शन विद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। इसके रिगार्डिंग कोई रॉयल्टी है या एफटीएस है तो इन दोनों पे भी रेट हो जाएगा 2%। इंस्टेड ऑफ 10% ये रेट हो जाएगा 2%। पहले 10% था और इसको रेट घटा के इन्होंने क्या कर दिया 2%। किस चीज़ों पे? एफटीएस पे या फिर रॉयल्टी इन कनेक्शन विद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। मतलब फिल्म्स के रिगार्डिंग अगर रॉयल्टी मिल रही है आपको तो 2% रेट पे टीडीएस कटेगा आपका, 10 पे नहीं कटेगा। तो 2% में 3 चीज़ें आ गई, जैसे कॉल सेंटर पहले से ही थे, एक एफटीएस और रॉयल्टी, बट रॉयल्टी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। कोई और रॉयल्टी है, ब्रांड रॉयल्टी है, प्रोसेस रॉयल्टी है, बाकी सब जो है वो 10% पे टीडीएस कटेगा। सिर्फ फिल्म से रिलेटेड जो रॉयल्टी है उस पर बेनिफिट दिया है 2% का। एक्चुअली क्या था ना, ये जो इनकम है ना रॉयल्टी इन कनेक्शन विद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, ये भी इस साल ही ऐड हुई है। पहले इसको रॉयल्टी मानते नहीं थे। आपको जो आप डिस्ट्रीब्यूशन राइट देते हो आप अपना फिल्म्स के रिगार्डिंग, उसको रॉयल्टी डेफिनेशन में बाहर निकाल रखा था। इस साल उन्होंने रॉयल्टी की डेफिनेशन एक्सपैंड की है और उसमें इन्होंने इसको रॉयल्टी में ऐड कर दिया। जब रॉयल्टी में ऐड कर दिया तो इस पर टीडीएस भी 2% कर दिया, बेनिफिट दे दिया। और एफटीएस पे टीडीएस 2% क्यों किया? क्योंकि ना एफटीएस और 194C में ना काफ़ी ओवरलैप रहता है। आपने रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, उसमें टेक्निकल स्किल इन्वॉल्व है या नहीं है? अगर है तो 94J में कटेगा, अगर नहीं है तो 74C में कटेगा। अब इस पर ना काफ़ी लिटिगेशन होती है, तो उन्होंने कहा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। 94C में भी 2% का रेट है, इन्होंने 94J में भी एफटीएस पे 2% का रेट कर दिया। ठीक है जी, कोई डाउट? आओ पढ़ते हैं 194J क्या कहता है। The TDS rates, point number 11, TDS on fee for professional technical service, section 194J, ये हेडिंग है। अमेंडमेंट क्या है? The TDS rates has been reduced from 10% to 2%, 2% हो गया on the following payments: fee for technical services and royalty in connection with cinematographic film। ठीक है ना? एक्चुअली क्या था, जो रॉयल्टी की डेफिनेशन है सेक्शन 916 में, आपको पता है सेक्शन 916 में रॉयल्टी डिफाइन की हुई है, इनकम एक्रू, डीम टू एक्रू। उसमें रॉयल्टी की डेफिनेशन में ये जो वर्ड्स हैं अपना अमाउंट रिसीव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, उसको रॉयल्टी से बाहर किया हुआ था। बट ट्रीटी में, टैक्स ट्रीटी में इसको रॉयल्टी का पार्ट बना रखा है। तो कोई एनआर की कोई इनकम होती थी ऐसी इंडिया में, तो इंडिया में टैक्स नहीं होती थी, बिकॉज ट्रीटी में टैक्सेबल है बट एक्ट में टैक्सेबल नहीं है। जब एक्ट में टैक्सेबल नहीं है तो सेक्शन 92 में विच एवर इज बेनिफिशियल का बेनिफिट लेके वो इस पर टैक्स पे नहीं करता था। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ आपको बेसिक क्लियर होंगे, है ना? अगर कहीं पे भी क्लियर ना हो, आप मिस कर रहे हो तो आप मुझे बताना, है ना? मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन कर दूंगा ऑन व्हाट्सएप कि क्या कहता है सब कुछ। तो हमारे ट्रीटी में एक इनकम टैक्सेबल नहीं है, एक्ट में, सॉरी, ट्रीटी में वो टैक्सेबल है, तो सेक्शन 92 में विच वाइज बेनिफिशियल लग जाएगा और वो एक्ट का बेनिफिट लेके उस पर टैक्स पे नहीं करता था। बट फॉरेन कंट्री के लॉ ऐसे नहीं बने हुए, उनके डोमेस्टिक एक्ट में भी ये इनकम टैक्सेबल है और ट्रीटी में टैक्सेबल है ही। तो अगर इंडियन की इनकम है कोई वहाँ से इस तरह की, तो वो कंट्री टैक्स करती थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आ रहा था इंडिया का और एनआर का। ठीक, एनआर को तो हम टैक्स नहीं लगा रहे, बट हमारे बंदे को इंडिया की बाहर की कंट्री टैक्स लगा रही है, तो उन्होंने उसको इंडिया में भी टैक्स कर दिया। अब इंडिया में भी टैक्सेबल है, ट्रीटी में भी टैक्सेबल है, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। सेक्शन 194N, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 194N एक यही सेक्शन है जिसके चक्कर में ये टीडीएस का चैप्टर है मैंने कैटेगरी ए में डाला है। दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये क्या कहता है? ये सेक्शन आया था 2019 में बाय द फाइनेंस एक्ट 2019, एक साल पहले। ये सेक्शन कहता क्या था? ये सेक्शन कहता था कि अगर आप
अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम अ बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक 1 करोड़ से ऊपर, तो आपको जो बैंक है आपका 2% का TDS काटेगा। किस अमाउंट पे? ऑन द एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। मतलब 1 करोड़ 20 लाख आपने विड्रॉ किया अगर, तो 20 लाख पे आपका 2% TDS कटेगा, बैंक काट के जमा करवाएगा। ये सेक्शन था टू प्रमोट कैशलेस इकोनॉमी, जिससे कैश कम आए इकोनॉमी में। 1 जुलाई 2020 से इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। इस सेक्शन को डिलीट करके नया सेक्शन लिखा गया 194N के नाम से ही। उस सेक्शन में एक्चुअली इन इफेक्ट क्या चेंज किया इन्होंने? इन इफेक्ट इन्होंने बस एक प्रोवाइजो ऐड किया। वो प्रोवाइजो क्या था आप समझ गए? पहले सेक्शन क्या था कि 1 करोड़ तक आप विड्रॉ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई TDS नहीं है। 1 करोड़ के ऊपर विड्रॉ करते हो तो जो भी एक्सेस अमाउंट है उस पर 2% का TDS है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने कहा वो तो एज इट इज़ है ही, प्लस अगर आपने मतलब रेसिपिएंट ऑफ इनकम ने जो विड्रॉ कर रहा है, जिसका TDS कटना है, उसने 3 सालों की रिटर्न नहीं भरी है, 3 साल में किसी 1 साल की रिटर्न नहीं भरी है पिछले, तो आपका TDS कैसे कटेगा? मोर देन 20 लाख पे 2% एंड मोर देन 1 करोड़ पे 5%। नॉर्मल लिमिट क्या है आपकी? मोर देन 1 करोड़ पे 2%। 1 करोड़ 20 लाख विड्रॉ किया तो 20 लाख पे 2%। बट अगर आप नॉन ITR फाइलर हो, मतलब आप अपनी रिटर्न नहीं भरते हो, तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? अगर 20 लाख से ऊपर विड्रॉ किया तो 2% और 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया तो 5%। अभी सब कुछ समझते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बैंक को कैसे पता लगेगा, ये वो सब कुछ है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वगैरह देख के सब देखेंगे। समझ लो पहले आराम से। नॉर्मल सेक्शन कहता है कि अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया, आपने मतलब किसी भी बंदे ने, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सब पे लगता है ये। कोई भी पर्सन 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से? किसी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो जो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस हैं, ये TDS काटेंगे किस रेट पे? 2% पे। किस अमाउंट पे? ऑन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, जो आपका विड्रॉ हुआ है 1 करोड़ से ऊपर का, उस अमाउंट पे। ठीक है, ये शुरू से है, अभी भी है। बट जो 1 जुलाई से एक्स्ट्रा चीज़ आई है, वो आई है कि अगर आप नॉन ITR फाइलर हो, इसका मतलब भी समझेंगे अभी। अगर आप नॉन ITR फाइलर हो तो आप पे TDS कैसे कटेगा? जो आपका 20 लाख से ऊपर विड्रॉ है उसके बाद 2%, मतलब 30 लाख का विड्रॉ किया अगर आपने तो 10 लाख पे 2%, और अगर विड्रॉ 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो 5%। मतलब अगर टोटल विड्रॉ मान लो आपका, आप नॉन ITR फाइलर्स हो और आपका टोटल विड्रॉ 1.2 करोड़ हो गया, तो 80 लाख पे तो 2% और 1 करोड़ से ऊपर कितना आ गया? 20 लाख, इस पे 5% TDS आपका कटेगा। ये सेक्शन आया है 1 जुलाई 2020 से। समझ गए? नॉन ITR फाइलर्स क्या होते हैं? लिमिट याद हो गई? नॉर्मल लिमिट है जो आपको पैसे पता है कि 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ किया तो जो भी एक्सेस है उस पर 2%। अब इन्होंने क्या ऐड कर दिया? अगर आपने 3 सालों की ITR नहीं भरी है तो 20 लाख से ऊपर 2% और 1 करोड़ से ऊपर 5%। नॉन ITR फाइलर्स को किन्होंने कहा? इन्होंने कहा आप पिछले 3 साल की रिटर्न देख लो। कौन से 3 साल? वो 3 साल जिनका 139(1) का ड्यू डेट एक्सपायर हो गया है। कब? ऑन 1 अप्रैल ऑफ रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप विड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट विड्रॉ। ठीक है जी। आपके केस में अमाउंट विड्रॉ कब होगा? 2021 में। आपके लिए प्रीवियस ईयर ही है, आपके एग्जाम के लिए। तो 1/4/20 से पहले आप 3 साल गिनो जिनका 139(1) का टाइम लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। कौन कौन से 3 साल होंगे वो देखते हैं। इससे पहले वाले साल में चलते हैं। 19-20, ये 20-21 है। 19-20
इसका 139 का टाइम लिमिट कब होगा? ये तो 31 मार्च 20 को तो साल ही ख़त्म होगा, तो कब होगा? 31 जुलाई वगैरह में, 20 में। इस टाइम तक नहीं हुआ तो मैं इसको तो ले नहीं पाऊँगा। बट क्योंकि जब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ जब तो इसका टाइम लिमिट होगा, तो मैं इसको कंसीडर कैसे कर सकता हूँ? इस डेट से पहले जिनका 139(1) का टाइम लिमिट एक्सपायर हो चुका है, इसका तो नहीं हुआ, 19-20 का नहीं हुआ, 18-19 का हो गया, बिल्कुल हो गया सर, 17-18 और 16-17। तो अगर ये तीनों सालों की आपने ITR अगर भरी है, मैं ये नहीं कह रहा टाइम से भरी है, चाहे 139(1) में भरी है, चाहे 139(4) में भरी है, लेकिन आपने इन तीनों सालों की ITR भरी है तो आप पे नॉर्मल 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड लगेगा। बट अगर इन तीनों सालों में से एक साल की भी ITR आपकी मिस हो गई, सिंगल ईयर की भी, तो आप पे 20 लाख का थ्रेशोल्ड लगेगा। समझ गए? 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड के लिए आपको तीनों सालों की ITR भरनी जरूरी है। टाइम से भरनी जरूरी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, भरनी जरूरी है। कहीं पे भी नहीं लिखा कि 139(1) में भरनी है, उन्हें बस लिखा है कि ये 20 लाख का आपका थ्रेशोल्ड कब लगेगा? इफ ऑल द रिटर्न ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स हैव नॉट बीन फाइल्ड। लास्ट 3 ईयर कौन से 3 ईयर? जिनका 139(1) का टाइम 1/4/20 से पहले खत्म हो गया। आपके एग्जाम के लिए 16-17, 17-18, 18-19 ये सब प्रीवियस ईयर्स है। अगर इन तीनों सालों की रिटर्न आपने भरी है तो आप पे 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड लगेगा। अगर एक साल की भी रिटर्न नहीं भरी आपने तो आप पे 20 लाख का थ्रेशोल्ड लगेगा। समझ गए? कोई डाउट? बट ये सेक्शन कब से आया है? ये सेक्शन आया है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, मतलब रादर था तो पहले भी, ये नए द्वारा डिलीट करके नया लिखा गया है 1 जुलाई 2020 से, 1 जुलाई 2020 से। और जो लिमिट है 20 लाख और 1 करोड़ की, ये ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है, आप समझते हो। ये सेक्शन आया 1 जुलाई 2020 से। तो अगर आप देखो तो 1 जुलाई 2020 से पहले अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने में क्या सेक्शन था कि चाहे आपने टर्म भरी है चाहे ना भरी है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था। 1 करोड़ से ऊपर का विड्रॉ हुआ तो हम एक्सेस पे 2% टीएस काट लेते थे। कौन? बैंक्स। लेकिन उन्होंने क्या दिया 2020 के बाद, अब 2 कैटेगरी हो गई बनने की, या तो आप ITR फाइलर हो या नॉन ITR फाइलर हो। नॉन ITR फाइलर मतलब किसी भी एक साल की आपने रिटर्न नहीं भरी। कौन से सालों में से? 16-17, 17-18, 18-19 प्रीवियस ईयर। इन तीनों में से किसी भी एक साल की आपने ITR नहीं भरी अगर, तो आप नॉन ITR फाइलर हो गए। सिंस आप नॉन ITR फाइलर हो गए तो आप पे जो थ्रेशोल्ड है वो हो गया 20 लाख का। अगर 20 लाख से ऊपर विड्रॉ करोगे तो आप पे TDS लगेगा 2%, और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करोगे तो 5%। बट अगर आपने तीनों साल की ITR भरी है, किस किस सालों की? 16-17, 17-18, 18-19 की, तो आप पे थ्रेशोल्ड वही 1 करोड़ का रहेगा, और 1 करोड़ के ऊपर पे आपको 2% TDS लगेगा। समझ गए? आओ कुछ एग्जाम्पल करते हैं। और जो लिमिट है 20 लाख और 1 करोड़ की, ये पूरे साल की लिमिट है। ठीक है जी। पाँच अप्रैल को 2020 को आपने विड्रॉ किए 10 लाख, और 7 जुलाई को 2021 को आपने विड्रॉ किए से 120 लाख। ठीक है जी। ये है अगर आप नॉन फाइलर हो, किसी भी एक साल की रिटर्न आपने नहीं भरी है, या आप फाइलर हो, मतलब कंप्लायंट हो, आगे पुरानी 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड ही लगेगा। इस केस में आपका 20 लाख का थ्रेशोल्ड लगेगा, इसमें 1 करोड़ का। ठीक है जी। तो 10 लाख क्यूमुलेटिव अमाउंट 130 लाख का हो गया। 5 अप्रैल को तो ये सेक्शन था नहीं, सेक्शन कब आया? 1 जुलाई को।
तो 10 लाख पे कोई टीडीएस नहीं कटा होगा आपका 5 अप्रैल को, क्योंकि पहले तो लिमिट क्या थी, कोई फाइलर नॉन फाइलर का पंगा ही नहीं था, सीधा 1 करोड़ की लिमिट थी, 1 करोड़ के ऊपर ही टीडीएस कटता 2%, तो 10 लाख है, कोई टीडीएस नहीं कटा होगा। यहाँ पे आपका हो गया 130 लाख। अगर नॉन फाइलर हो तो आपने 120 लाख विड्रॉ किए हैं, 80 लाख पे 2%, 10 लाख पे विड्रॉ किया, 10 लाख की एग्जम्पशन है, तो 20 से लेके 1 करोड़ तक, 80 लाख पे 20%, 2%, और उसके ऊपर कितना है आपका, कहाँ पहुँच गए, 30 लाख पे 5%। ठीक है जी, कोई डाउट? टोटल 1 करोड़ 10 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा, कटना भी चाहिए, क्योंकि टोटल विड्रॉ कितना है 130 में से 20 लाख पे तो कोई टीडीएस है ही नहीं, अगर नॉन फाइलर भी हो तो 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक 2%, उसके ऊपर 5%, तो 20 से 80 1 करोड़ हो गया 2%, उसके ऊपर 30 लाख पे 5%। अगर फाइलर हो तो सिंपल सा है, 30 लाख पे 2%, तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम प्रोविजन है। 1 करोड़ के ऊपर जितने विड्रॉ किया आपने उसके ऊपर आपका 5% 2% लग जाएगा। सिनेरियो 2 करते हैं, वही 5 अप्रैल 7 जुलाई। अगर आप अभी आपने 80 लाख विड्रॉ किया था, अब आपने 40 लाख विड्रॉ किया है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 80, 1 20। 5 अप्रैल पे तो कोई टीडीएस नहीं लगा होगा आपका, बिकॉज वो तो 1 करोड़ की लिमिट थी, 80 लाख 1 करोड़ से कम है तो कोई टीडीएस नहीं लगा होगा। अब 7 जुलाई को 40 लाख विड्रॉ किया आपने, तो 80 लाख से 20 लाख पे तो 2%, और उसके नेक्स्ट 20 लाख पे 1 करोड़ से ऊपर जो आ गया 5%। इसमें सिर्फ 20 लाख पे 2%। सिंपल है, 1 करोड़ तक 2% रहेगा नॉन फाइलर में, 1 करोड़ से ऊपर 5% हो जाएगा, तो 80 लाख पे टीडीएस कट नहीं सकता था, वो तो पहले का हो गया। ये सब ये न्यू प्रोविजन कब से आया है, 1 जुलाई से ही। 1 जुलाई से पहले तो 1 करोड़ तक टीडीएस था ही नहीं, तो अब 1 जुलाई के बाद आपने कितना विड्रॉ किया, 40 लाख, ये मतलब 20 लाख जो हैं वो 2% में जाएंगे, क्योंकि वो 1 करोड़ की लिमिट पूरी कर रहे हैं। 1 करोड़ के ऊपर जो भी विड्रॉ किया उसके 5%। एज्यूम करो 5 अप्रैल 7 जुलाई, यहाँ पे आपने 120 लाख विड्रॉ किया था, अब आपने 30 लाख विड्रॉ किया। ठीक है जी, तो क्यूमुलेटिव कितना हो गया, 120, 150। जब 120 लाख विड्रॉ किया था तो 20 लाख पे 2% लगा होगा, चाहे फाइलर हो चाहे नॉन फाइलर हो, पैदा था कोई लॉ था ही नहीं। अब जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किया 30 लाख, इस पे अगर नॉन फाइलर तो 5%, क्योंकि 1 करोड़ की लिमिट तो पूरी हो ही चुकी है आपकी 20 लाख पे, इस अपना 1 जुलाई से पहले हो गई थी, तो 1 करोड़ के ऊपर जो भी आपने विड्रॉ किया उस पर 5%। इस केस में 30 लाख पे 2%, इसमें 5% का रेट ही नहीं है, समझ गए। और 194N में आपका कोविड रिलैक्सेशन भी नहीं है। क्लियर है एग्जाम्पल? चलो अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना है आपसे। हमने सब पूरा सेक्शन हमारा हो गया वैसे, बट जनरली एक कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, बच्चों को, रिगार्डिंग कि ये सेक्शन वर्क कैसे करता है। ये कंफ्यूजन है कि अगर 1 करोड़ से ऊपर पैसा निकलेगा तो 2% का जो टीडीएस है वो एक्सेस अमाउंट पे है या फिर सिर्फ या फिर पूरे अमाउंट पे है। तो हमने क्या पढ़ा, एक्सेस अमाउंट पे है, राइट। ये कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ, पहले ये डिस्कस करते हैं, इसका आंसर भी आप ही देना। जो 2019 में सेक्शन आया था जो 1 जुलाई 2020 तक था, वो सेक्शन की वर्डिंग ना कुछ ऐसी सी थी, मैं आपको बताता हूँ। वो सेक्शन कहता था बैंक का सेक्टर है ना, चाहे कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हो, ध्यान से देखना, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग any sum
or as the case may be, aggregate of sum in cash exceeding rupees 1 crore in a previous year to any person shall deduct an amount equal to 2% of sum exceeding rupees 1 crore as income tax। तो क्या कहा था कि कोई बैंक वगैरह है जो पे कर रहा है किसी बंदे को, एनी पर्सन, एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा, एनी सम और एग्रीगेट सम मिला इकट्ठे या फिर मिला के इन कैश एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़, ठीक है। तो दैट बैंक शैल डिडक्ट टैक्स इक्वल टू 2% ऑफ द सम एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़ एज इनकम टैक्स। तो 2% उस सम का जो 1 करोड़ से ऊपर है उसका टीडीएस काटेगा। बहुत क्लियरली लिखा हुआ था, कोई डाउट नहीं था। अब 1 जुलाई से ही सेक्शन डिलीट हो गया, नया सेक्शन आ गया। उस सेक्शन में क्या चेंज आया देखो, मैं आपको उसने कैसे वर्डेड है नया सेक्शन, लैंग्वेज चेंज करता हूँ। सेम है, बैंक एक्सेट्रा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम। अब इन्होंने क्या लिखा इसके बाद, एनी सम बीइंग एन अमाउंट और aggregate of amount as the case may be उसके बाद सेम, इन कैश एक्सीडिंग रुपीज 1 crore in a previous year to any person shall deduct an amount equal to 2% of, इस पूरी लाइन के जगह आ गया सच सम एज इनकम टैक्स। तो पहले तो सेक्शन बहुत क्लियर था कि 2% किसका काटना है, ऑफ द सम एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, बट उन्होंने अब कर दिया 2% ऑफ सच सम। ये एक्सीडिंग रुपीज़ 1 करोड़ हट गया। तो ये डाउट आता है, अब शायद लॉ मेकर की इंटेंशन ये है कि पूरे के पूरे विड्रॉल पे टीडीएस काटो अगर विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो, ऑब्वियसली है ना, एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल है तो पूरे के पूरे पे काटो। बट वर्ड लिखा हुआ है सच सम, पहले वर्ड था टीडीएस कितने पे कटेगा, सम एक्सीडिंग 1 करोड़, क्लियर था, कोई डाउट नहीं था। अब लिख दिया 2% ऑफ सच सम। सच मतलब जो से पहले वाले बात हुई है। अब सच सम की बात क्या है, देखो एक छोटा चेंज और है, ये तो चेंज इंपॉर्टेंट है ही, बट एक और इंपॉर्टेंट चेंज है सम में। पहले सेक्शन में सम डिफाइन नहीं कर रखा था। पहले उसने क्या कहा था, अगर बैंक जो है वो पे कर रहा है एनी सम और एग्रीगेट ऑफ सम इन कैश एक्सीडिंग 1 करोड़, तो सम डिफाइंड नहीं था। सम क्या है, बस ये था कि कोई आप सम पे कर रहे हो या फिर एग्रीगेट जो है उसका 1 करोड़ से ऊपर है। अगर एग्रीगेट हटा दो, सिंपल पड़े, बैंक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम इन कैश एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, तो सम डिफाइंड नहीं था। पर अब क्या किया है, अब जो लैंग्वेज पढ़ो, बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम बीइंग एन अमाउंट। बीइंग एन अमाउंट मतलब सम को डिफाइन कर दिया। अब सम का मतलब क्या हो गया, एन अमाउंट इन कैश एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़, समझ गए ना। अब सम डिफाइंड हो गया, और सिंस सम डिफाइंड हो गया तो उसने लिख दिया 2% सच सम, बिकॉज सम इज नाउ डिफाइंड। पहले उसको लिखना पड़ रहा था बिकॉज पहले सम डिफाइंड नहीं था, इसको पूरा लिखना पड़ा 2% सम एक्सीडिंग रुपीज 1 करोड़। बट अब जब उसने चेंज किया, पहले तो सम को डिफाइन किया, सम बीइंग एन अमाउंट। सम का मतलब क्या है, वो अमाउंट जो 1 करोड़ से ऊपर है इन कैश विड्रॉल जो किया है।
अब वो डिफाइन हो गया तो उसमें से 2% सस्ता। तो इसलिए हमारा व्यू यही है कि आपका TDS 1 करोड़ से ऊपर जितना पैसा विड्रॉ होगा उसी पे कटेगा 2%। बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है मेरा व्यू क्या है, किसी और का व्यू क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है ICI का व्यू क्या है। सही है ना, ICI में तो हम एक ही बात कहते हैं, ये चीज़ समझ आ गई ना आपको, जो तुम कहो हम बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो उनके मॉड्यूल में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, क्लैरिटी नहीं आ रखी, बट जो मॉक पेपर आए हैं, अपना मॉक टेस्ट आया है, उसमें उन्होंने MCQ में बहुत क्लियरली लिख दिया कि 2% जो है वो इन एक्सेस ही होगा। अगर आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत क्लियरली आ रहा है। तो ICI भी इस व्यू का है कि 1 करोड़ से ऊपर ही आपका TDS कटेगा, और TDS भी जो अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है उसी पे कटेगा। ठीक है, हमने भी ये पढ़ रहे हैं, तो हमें ICI के हिसाब से ही चलना है। ये कैश विड्रॉ है, ये चाहे कैश विड्रॉ ओवर द काउंटर हो, बैंक ब्रांच में जाके विड्रॉ करो, या फिर आप ATM से विड्रॉ करो, सब इसमें शामिल होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बैंक को पता कैसे लगेगा कि आप फाइलर हो नॉन फाइलर हो? क्या आप सैनिटाइजिंग लेंगे? आप तो झूठ भी लिख सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स वालों ने एक यूटिलिटी दे दी है बैंक वालों को। वो पैन नंबर डालेंगे आपका, वहाँ पे आ जाएगा कि 194N के लिए आपकी लिमिट 20 लाख है, 1 करोड़ है। तो ये यूटिलिटी सब बैंकों को दी गई है। वो एक पैन नंबर डालता है SFC का, उसको पता चलता है इसकी थ्रेशोल्ड 1 करोड़ है या 20 लाख है। ठीक है, लास्टली छोटी सी बात है, सेक्शन 206AA, अगर आपका पैन नंबर नहीं देते तो बैंक कितने रेट पर TDS काटेगा? 20%। ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या होगी? सर थ्रेशोल्ड का इससे लेना देना क्या है पैन नंबर से? अगर रिटर्न नहीं फाइल की तो 20 लाख होगी, अगर रिटर्न फाइल किया तो 1 करोड़ होगी। बट बच्चे का पैन नंबर नहीं दिया आपने तो बैंक को पता कैसे लगेगा रिटर्न फाइल किया नहीं किया? वो तो अपने यूटिलिटी में चेक नहीं कर पाएगा। तो इन दैट केस अगर पैन नंबर नहीं दिया तो TDS 20% होगा ही होगा, प्लस थ्रेशोल्ड भी 20 लाख होगी बाय डिफ़ॉल्ट। समझ रहे हो ना? बिकॉज बैंक को पता ही नहीं लग पाएगा कि आपने रिटर्न फाइल किया या नहीं किया, तो कंजर्वेटिव हो गए 20 लाख की थ्रेशोल्ड के बाद जो भी अमाउंट विड्रॉ करोगे उस पर 20% TDS काट लेगा। ठीक है जी, आओ अब हम एक बार सेक्शन पढ़ लेते हैं 194N में क्या अमेंडमेंट आई है। आई होप आई एम क्लियर। पॉइंट नंबर 12, पेज नंबर 9, TDS on payment of certain amount in cash, section 194N. Section 194N has been substituted with effect from 1st July 2020. तो 1 जुलाई 2020 से सब्स्टिट्यूट हो गया। द न्यू सेक्शन प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। क्या क्या मॉडिफिकेशन है? वेयर द रेसिपिएंट हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर्स 16, 17, 17, 18, 18, 19। आप समझ गया ना 3 साल कैसे निकले? और इन तीनों में से किसी एक साल की भी अगर आपने नहीं फर्निश की तो टैक्स डिडक्टेड एज अंडर 2% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख एंड 5% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट है मेरा TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम, वो भी NR की। तो आपको पता है 2 सेक्शन है मेरे, 194LC और LD। ये कंसेशन रेट देते हैं 5% का। ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी अमेंडमेंट आई हैं। पहले मैं आपको बताऊँ 94LC कहता क्या है, LD कहता क्या है, फिर 1 मिनट में कर लेंगे अमेंडमेंट क्या है। LC कहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो ऑन मनी बोरोड, कब? एट एनी टाइम बिफोर 1st July 2020 एंड मनी वॉज बोरोड इन फॉरेन करेंसी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया अंडर लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट के अंदर, या फिर लॉन्ग बाय वे ऑफ इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, या फिर RDB। इन दोनों के अंदर में किसी में भी अगर आपने इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो मनी बोरो किया है आपने एनी टाइम बिफोर 1/7/2020, तो आपको TDS किस रेट पे काटना है? 5% पे। आप मतलब TDS कौन काटता है इसमें? इंडियन कंपनी
या फिर बिजनेस ट्रस्ट BT 5%, ठीक है। ये है LC। और LD क्या कहता है? LD कहता है इंटरेस्ट पेबल एट एनी टाइम बिफोर 1 जुलाई 2020 in respect of RDB, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो TDS कौन काटेगा? एनी पर्सन। किसका काटेगा? QFI FII का 5% पे, ठीक है। तो एक तो इसमें आपको बेसिक डिफरेंस पता है, ये मनी बोरोड जो है वो जुलाई 20 से पहले होनी चाहिए। इंटरेस्ट आप जितना मर्जी देते रहो, जब मर्जी तक LC मिल जाएगा। भाई इसमें इंटरेस्ट आपका जो है वो 1 जुलाई 20 तक का ही बेनिफिट था। इन दोनों बेनिफिट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 23 में। मतलब LD जब भी मिल जाएगा, अगर आप 1 जुलाई 23 तक इंटरेस्ट दोगे तो 5% का कंसेशन रेट मिल जाएगा। और अगर आपका मनी बोरो 23 तक है, जब भी आपको LC का 5% का कंसेशन रेट मिल जाएगा। एक तो छोटी सी अमेंडमेंट है। एक अमेंडमेंट है LD में इन्होंने एक और सिक्योरिटी ऐड कर दी, म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी। इनको हम कहते हैं मुनीस। ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह इशू कर सकती हैं फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड्स, हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो उसको एंकरेज करने के लिए कि पैसा इसमें लगे, इन्होंने कह दिया कि अगर म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़ को इंटरेस्ट दे रहे हो, किसको दे रहे हो? QI FFI को कोई पर्सन दे रहा है। ये कब इशू हुई है? ऑब्वियसली 1/4/20 के बाद, है ना। तो इस पे भी आपको कंसेशनल 5% का रेट मिलेगा। बट इशू जो होनी चाहिए पहले जुलाई 23 तक। अभी तक जुलाई 23 की लिमिट है। ये जैसे जैसे लिमिट होती आती है ये एक्सटेंड होती रहती है ना। तो एक तो जो टाइम लिमिट था 20 को जो एक्सपायर हो रहा था वो 23 तक कर दिया। इसमें जो टाइम लिमिट था वो मनी बोरो करने का था, इसमें इंटरेस्ट पे करने का था। दोनों का टाइम 23 तक कर दिया। जुलाई है ना, ये मार्च नहीं है, जुलाई है, जुलाई 23। और 94 LD में 194 LD में एक और सिक्योरिटी ऐड की, म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2020 बट बिफोर 1 जुलाई 2023। तो उस पर भी कंसेशन रेट मिल जाएगा 5% का। एक अमेंडमेंट किया इन्होंने LC में। LC में इन्होंने क्या कहा, अगर ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और RDB इशू हुए हैं 1/4/20 के बाद एंड प्लस AND एंड ये लिस्टेड हैं कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC। दे आर लिस्टेड ओनली ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC। तो इन पे TDS का रेट होगा 4% इंस्टेड ऑफ 5%। कब? अगर ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड, सिर्फ ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और RDB के लिए ही है, लोन एग्रीमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि लोन एग्रीमेंट तो लिस्टेड हो नहीं सकता ना। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड या RDB है जो इशू हुए हैं 1/4/20 के बाद, पहले नहीं, जो पहले इशू हो गए उसको बेनिफिट नहीं दिया, प्रोस्पेक्टिव है। 1/4/20 के बाद इशू हुए हैं, प्लस दे आर लिस्टेड ओनली ऑन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड इन IFSC। तो उसके ऊपर जो TDS कटेगा वो 4% पे कटेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली ये NR के हाथ में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो 4% पे ही होगी। तो ये एंकरेज किया IFSC में लिस्टिंग को कि अगर आप RDB और लॉन्ग टर्म बॉन्ड सिर्फ RSC में लिस्टेड करवा देते हो, IFSC में जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और 1/4/20 के बाद इशू किए हुए हैं, तो आप पे कंसेशनल रेट 5% की जगह और भी कम लगेगा, 4%। 1% का बेनिफिट और ज़्यादा दे दिया। इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ एजम्पशंस हैं NR को, जो अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस हम कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। एक 10 सबसेक्शन 4C, 10 क्लॉज 4C कहता है, सबसेक्शन नहीं सॉरी, 10 क्लॉज 4C कहता है, क्या कहता है कि अगर RDB आपने इशू किए हैं, किसने? RDB क्या होता है? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, है ना, समझते होगे। अगर RDB इशू हुए हैं, किसने किए हैं? इंडियन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट ने, ठीक है। आउटसाइड इंडिया कब किए हैं? 17 सितंबर 18 से लेके 31 मार्च 19 के बीच में। 17 सितंबर 18 से 31 मार्च 19 के बीच में। तो ये इस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट होता है तो TDS भी नहीं कटेगा, ठीक है जी।
ये पुरानी अमेंडमेंट आपको पता होगी, है ना, रिसेंट नहीं है, बस कंप्लीट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक है, अगर कोई IFSC में यूनिट है वो इंटरेस्ट पे करती है ऑन मनी बोरोड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2019, तो वो एग्जाम्प्ट होता है इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है जी, ये पुरानी अमेंडमेंट थी, जस्ट मैंने कंप्लीटनेस से कवर कर दिया। इस साल जो अमेंडमेंट आई है LC/LD में, एक तो टाइम लिमिट बढ़ा दिया, 2020 से 2023 कर दिया। दूसरा क्या किया इन्होंने, 194 LD में म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज ऐड कर दी, जिसको कंसेशन रेट मिल जाएगा। और 194 LC में उन्होंने कह दिया, अगर लोन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या फिर ये RDB आपके इशू हुए हैं 1/4/20 के बाद और लिस्टेड है ओनली ऑन इकोनॉमिक स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC, तो TDS रेट होगा 4%। कॉन्सिक्वेंटली इनकम भी टैक्स होगी इन द हैंड्स ऑफ NR और फॉरेन कंपनी एट द रेट ऑफ 4%। ठीक, तो इससे हमारी TDS की अमेंडमेंट कंप्लीट होती हैं। एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि कोविड पीरियड में रिलैक्सेशन आई है। कोविड पीरियड का मतलब क्या हो गया, 14 मई 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो TDS और TCS के रेट्स थे वो 75% रह जाएंगे, 25% स्लैश हो जाएंगे। रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, अगर पेमेंट NR को हो रही है। NR को जब भी मिल जाएगा इन दो सेक्शनों में, किस सेक्शन में, 194EE वो NSE वाला और 194G कमीशन और लॉटरी टिकट। और बाकी इन 5 सेक्शनों में नहीं मिलेगा TDS के, कौन कौन से, 192 सैलरी PF से पेमेंट मिल रही है, 192A विनिंग फ्रॉम लॉटरी, 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, 194BB और कैश विड्रॉन 194N। ठीक है ना। TCS के केस में हमेशा मिल जाएगा, बस इन दो जगह को छोड़ के, एक तो 206C1G वो अपना LRS का और ओवरसी 2 पैकेज का, और 206C1 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। इस लिस्ट को छोड़ के बाकी सबको आपको कोविड पीरियड का रिलैक्सेशन मिलेगा। आपके TDS और TCS के रेट जो हैं वो 75% रह जाएंगे। याद रखना ये, है ना, जल्दबाजी में ये आप मिस कर सकते हो, क्वेश्चन में आपके मार्क्स कट जाएंगे। 194A में अमेंडमेंट आया, कॉर्पोरेट सोसाइटीज को TDS काटने की जरूरत नहीं थी उन्होंने कहा, लेकिन लार्ज कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ को अब TDS काटना पड़ेगा अगर उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है पिछले सालों में, और जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज एक्सीडिंग 40,000 और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। 194C में आया, वर्क की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया गया। अगर आप अब मटेरियल खरीदते हो फ्रॉम द एसोसिएट ऑफ अ कस्टमर, तो ये माना जाएगा कि आपने मटेरियल खरीदा फ्रॉम द कस्टमर, उस पर कुछ काम करके बेचते हो तो वह कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद 194J में अमेंडमेंट आया, TDS का रेट 10 से 2% हो गया, किस किस पे, FTS पे, फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे, एंड रॉयल्टी इन कनेक्शन विद सिनेमाटोग्राफिक फिल्म पे। ठीक है जी। उसके बाद 194N आया, सब्स्टिट्यूट हो गया। नया सेक्शन कब से आया, 1 जुलाई 20 से आया, 1 जुलाई 2020 से। क्या मॉडिफिकेशन आया कि अगर रेसिपिएंट ऑफ इनकम ने 3 सालों में से किसी भी एक साल की रिटर्न नहीं फाइल की है, किन 3 सालों में से, 16-17, 17-18, 18-19 प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए जो TDS कटेगा वो कितना कटेगा, 20 लाख के ऊपर 2%, 1 करोड़ के ऊपर 5%। अदरवाइज नॉर्मल वही प्रोविजन रहेगा, 1 करोड़ के ऊपर 2%। ठीक है जी। उसके बाद आया इंटरेस्ट के सेक्शन में 194 LC और LD जो NR को दे रहे हो आप इंटरेस्ट, NR फॉरेन कंपनी को। एक तो इनका टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया, 1 जुलाई 2020 को एक्सपायर हो रहे थे, 1 जुलाई 2023 कर दिया दोनों सेक्शन में। 194 LD में एक नई सिक्योरिटी ऐड कर दी, म्यूनसिपल डेब्ट सिक्योरिटी, उसको भी आपको 5% का मिल जाएगा बेनिफिट। और 194 LC में उन्होंने क्या कहा कि अगर आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड और RDB इशू किए हैं 1 अप्रैल 2020 के बाद, एंड दे आर लिस्टेड ओनली ऑन इकोनॉमिक स्टॉक एक्सचेंज इन IFSC, तो उस पर TDS रेट होगा 4% इंस्टेड ऑफ 5%। ठीक है जी। ये मेरा TDS का अमेंडमेंट कंप्लीट हुआ। अब हमारा कैटेगरी A में सिर्फ एक ही हेडिंग रह गया, जो मेन हेडिंग रह गया, बाकी मिसलेनियस है, डिविडेंड टैक्सेशन। उसको हम नए वीडियो में करेंगे। थैंक यू।